Lakshya Academy. This is our second class in YouTube channel. ये हमारा YouTube चैनल में हमारा मॉक टेस्ट का सेकेंड क्लास है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि झारखंड पीजीटी का जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुका है, आप लोग अवेयर होंगे इस बात से। और उसमें डब्ल्यू बीट्स का जो पोइट्री है उसका एक बड़ा सेक्शन हमें पढ़ना है। तो आज हम डब्ल्यू बीट्स को ही कंटिन्यू करेंगे। क्लास 1 में भी मैंने डब्ल्यू बीट्स पे ही कुछ एमसीक्यूज, कुछ मॉक टेस्ट करवाया था हमने। आज फिर मैं दूसरा मॉक टेस्ट लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने, कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो आप लोग प्लीज़, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप लक्ष्य अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर कुछ क्वेरी है आप लोगों को तो इस नंबर पे कॉल करके आप लोग अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो आपको लिंक मिल जाएगा। आप इस ऐप को इंस्टॉल करके भी आप कर सकते हैं, अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। और अब टाइम आप लोगों को, जैसा कि आप लोगों का एग्जाम का टाइम बहुत ही नज़दीक आ रहा है, तो अगर आप लोग लाइव सेशन से भी जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे लाइव क्लास आपका पूरा डे, मंडे टू फ्राइडे आपका लाइव क्लास चलता है, जिसमें आप अपना डाउट्स वगैरह भी क्लियर कर सकते हैं। आप सीधा सीधा क्लास ज्वाइन करके आपका इसमें लाइव क्लास में आपकी सारी क्वेरी, सारे डाउट्स क्लियर होंगे, जो कि मंडे टू फ्राइडे चलता है। ठीक है, तो अगर आप लोग तैयारी में अभी पीछे हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि ऐसे मौके को ना छोड़ें और मौके का फ़ायदा उठाएं। चलिए, जैसा कि पिछले क्लास में, अब टाइम वेस्ट नहीं करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि मॉक टेस्ट हमारा किस पे है, डब्ल्यू बीट्स पे है। ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा झारखंड पीजीटी इंग्लिश के लिए। ठीक है, तो अब लास्ट क्लास में, इन प्रीवियस सेशन हमने डब्ल्यू बीट्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया था। उसके बाद हमने 10 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट भी लिया था। तो फिर से मैं एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ डब्ल्यू बीट्स के बारे में, जो कि मैंने बताया था कि उनका जन्म कब हुआ था, वो उनकी फेमस पोएट्री कब थी, पोएट्री कौन कौन सी थी उनकी फेमस पोएट्री, उन्होंने क्या योगदान दिया था इंग्लिश लिटरेचर में। ये थोड़ी सी ब्रीफ जानकारी मैं फिर से दे देती हूँ। डब्ल्यू बीट्स का जो जन्म था वो कब हुआ था, तो ही वॉज बॉर्न ऑन 13 जून 1865। उनका बर्थ डेट 1865 है। वो ही वॉज डाइड ऑन डाइड ऑन, कब मरे थे वो, तो 28 जनवरी 1939 में। ठीक है, और वो एक नोबेल प्राइज विनर भी थे। 1923 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, 1923 में उन्हें नोबेल प्राइज में मिला था फॉर द कंट्रीब्यूशन इन इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, नोबेल प्राइज उन्हें 1923 में मिला था। उन्होंने बहुत सारे क्लब्स, थिएटर को भी ज्वाइन किया हुआ था। उनका एक फेमस क्लब है जो आता है राइमर्स क्लब। ठीक है, जब भी डब्ल्यू बीट्स का नाम आएगा तो उनके साथ एक जुड़ा क्लब का नाम आएगा, राइमर्स क्लब। इससे भी क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। तो राइमर्स क्लब जो था उन्होंने कब ज्वाइन किया था, एनीबडी, आप लोगों को सोचिए। उन्होंने ज्वाइन किया था 1891 में। ठीक है, राइमर्स क्लब को उन्होंने ज्वाइन किया था 1891 में। इससे जुड़े भी कुछ उनसे थे डब्ल्यू बीट्स के साथ साथ, इसमें कुछ और मेंबर्स भी थे जो राइमर्स क्लब्स को ज्वाइन किए हुए थे। ठीक है, जैसे इसमें कुछ नाम्स आते हैं, आर्थर साइमंस, इसके पहले वाले सेशन में भी मैंने बताया था। आर्थर साइमंस हो गए, अर्नेस्ट डॉशन हो गए,
जो राइमर्स क्लब से जुड़े हुए थे, ठीक है। इन्होंने, इनकी एक बहुत ही अच्छी मित्र थी लेडी ग्रेगरी, जो कि कब मिली थी इनसे? 1896 में। कब मिली थी? 1896 में वो लेडी ग्रेगरी। और लेडी ग्रेगरी के साथ इन्होंने, लेडी ग्रेगरी के संपर्क में आकर इन्होंने काफी पोएम्स लिखे थे, ठीक है। 1889 में ही वो मिले थे मॉडगॉन से, ठीक है। अगर डब्ल्यू बेट्स का नाम हम लें और मॉडगॉन का नाम न लें तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि मॉडगॉन जो थी उनकी बिलवड थी और उन्होंने मॉडगॉन को काफी बार प्रपोज किया, लेकिन एवरी टाइम सी रिजेक्टेड हिम। एवरी टाइम वो क्या करती थी, उनका प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती थी, डिक्लाइन कर देती थी। इससे वो क्या थे, डब्ल्यू बेट्स काफी डिप्रेस्ड हो रहते थे काफी, और जो कि एक मेन वजह था उनका पोएम लिखने का। इतने बड़े पोएट बनने का उनके पीछे मॉडगॉन का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि मॉडगॉन उनके प्रपोजल्स को एक्सेप्ट नहीं करती थी, जिससे वो काफ़ी परेशान हो जाते थे, काफ़ी डिप्रेस्ड रहते थे। और उनका जो ये डिप्रेशन था कहाँ निकल कर आता था, तो पोइट्री में निकल कर आता था। और इससे इंस्पायर होकर, इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने बहुत सारे पोएम्स लिख डाले थे, ठीक है। तो उनकी पोइट्री में, डब्ल्यू बेट्स की पोइट्री में मॉडगॉन का भी एक बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। तो इसके बाद हमने बात की थी कुछ उनके फेमस पोएम्स के बारे में, जो कि मैंने बताया था, जो कि हमारे सिलेबस में भी है। हमारे सिलेबस में कौन कौन सा पोएम्स हमें पढ़ना है? द सेकेंड कमिंग पढ़ना है, लीडा एंड द स्वान पढ़ना है, एमंग द स्कूल चिल्ड्रन पढ़ना है, द टावर पढ़ना है, लैपिस लजुली पढ़ना है, मेरू पढ़ना है, और कौन सा पोएम का नाम मैंने नहीं लिया, बाइजेंटियम पढ़ना है, सेलिंग टू बाइजेंटियम पढ़ना है। तो काफ़ी सारे पोएम्स हैं जो कि हमारे झारखंड के पीजीटी में इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। और उनसे एक बहुत बड़ा सेक्शन का क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में। तो इसलिए प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से, इस सेशन को ध्यान से देखें और ध्यान से करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हमारा इनसे जुड़ा कुछ मैंने थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी, डब्ल्यू बेट्स से जुड़ी मैंने थोड़ी सी एक ब्रीफ जानकारी दी, जबकि इनके बारे में तो बहुत कुछ है बताने को। तो वो मैं, आप लोग लाइव आएंगे, लाइव क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे भी आपकी बहुत सारी क्लियर होगी। वहाँ तो कंटिन्यू क्लासेस, सिलेबस खत्म हो रही है तो धीरे धीरे क्लासेस आगे बढ़ रही हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, तो ये यहाँ पे डब्ल्यू बेट्स जो थे 1889 में मॉडगॉन से मिले। और मैंने, जैसा कि मैंने कहा कि डब्ल्यू बेट्स के लाइफ में मॉडगॉन का एक बहुत बड़ा हाथ था उनके पोइट्री लिखने में, डब्ल्यू बेट्स के पोएम्स लिखने में मॉडगॉन का एक बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि डब्ल्यू बेट्स एटलीस्ट 4 टाइम्स मॉडगॉन को प्रपोज किए थे। एक्चुअली 4 टाइम्स वो मॉडगॉन को प्रपोज किए थे और एवरी टाइम सी डिक्लाइंड एवरी टाइम। और इससे वो काफ़ी परेशान थे, ठीक है। तो जब इन सब से परेशान होकर उन्होंने काफ़ी पोइट्री लिखी, काफ़ी वो परेशान थे। एट लास्ट उन्होंने शादी की 1917 में, उन्होंने मैरिड टू जॉर्जी हाइडलेस। मैं भूल जाती हूँ, जॉर्जी हाइडलीस, उनकी वाइफ का नाम था जॉर्जी हाइडलीस, ठीक है। तो क्या एज हुआ इस समय डब्ल्यू बेट्स का? तो एट द एज ऑफ 52, ठीक है, एट द एज ऑफ, उन्होंने शादी की एट द एज ऑफ 52। और किस, इन लोगों का जो एज गैप था इनकी वाइफ में काफ़ी था। इनकी वाइफ जो थी वो सिर्फ 24 इयर्स की थी और डब्ल्यू बेट्स का एज क्या था? 52 था। इन्होंने 1917 में लास्टली, जब मॉडगॉन ने बार बार उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, तो लास्टली वो शादी कर लेते हैं जॉर्जी हाइडलेस से, ठीक है, एट द एज ऑफ 52 के एज में। इनके कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं जो मैंने बताया, अभी डिस्कस किया।
तो यहाँ पे हम लोग अब देर ना करते हुए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैंने इसके पहले भी मैंने क्लास में और क्वेश्चंस जब आएंगे तो वहाँ पे भी मैंने जो जानकारी होगी मैं देती जाऊँगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं लोग। मैंने बता दिया कि उन्होंने 1923 में नोबेल प्राइज लिया था, ये याद रखना है। और ये भी याद रखना है, he was the first आइरिश, क्योंकि जो डब्ल्यू.एच. जो थे ना वो कहाँ से बिलोंग करते थे, तो आयरलैंड से बिलोंग करते थे। फर्स्ट आइरिश टू रिसीव नोबेल प्राइज। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है कि डब्ल्यू.एच. जो थे वो किस कंट्री से, कहाँ से बिलोंग करते थे, तो डब्ल्यू.एच. वाज एन आयरिश पोएट, वो क्या थे, एक आयरिश पोएट थे, आयरिश पोएट राइटर थे जो भी। तो ये आयरिश थे, आयरलैंड से बिलोंग करते थे। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है कि वो क्या थे, आयरिश पोएट थे डब्ल्यू.एच. ये हमारे और उनका काफी योगदान रहा था आयरिश रिबेलियन में, जो ईस्टर 1916 का जो पोएम उन्होंने लिखा है ईस्टर अपराइजिंग पे, तो वो ईस्टर अपराइजिंग से इंस्पायर होकर ही उन्होंने वो पोएम लिखा है ईस्टर 1916। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस का। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द कलेक्शन द सेल्टिक ट्विलाइट। इनकी कुछ पोएम्स थे, उन्होंने कुछ ड्रामा भी लिखा, इन्होंने कुछ प्रोज वर्क भी लिखा, बहुत सारे ड्रामास लिखे, बहुत सारे प्रोज वर्क लिखे। जैसे इनके फेमस पोएम में मैं यहाँ पे एक बार फिर से डिस्कस कर देती हूँ। जैसे इनका जो पोएम्स था, कुछ पोएम्स थे, द सेकेंड कमिंग, ओके, द सेकेंड कमिंग, लीडा एंड द स्वान, sailing to Byzantium, द टावर, एक्सेट्रा। ठीक है, ये ऐसे कुछ पोएम्स थे। इन्होंने कुछ ड्रामा भी लिखा, तो इनके कुछ ड्रामा के नाम जो है इस तरह हैं, द काउंटेस कैथलीन, कैथलीन नी हॉलीहन, ये जो है इनके कुछ ड्रामा है। डेथ इन कुछ लेन, ये डब्ल्यू.एच. के द्वारा लिखा हुआ कुछ प्ले है। ठीक है, द लैंड ऑफ हार्ट्स डिजायर, ये भी उनका लिखा हुआ प्ले है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, द लैंड ऑफ हार्ट्स डिजायर, ये डब्ल्यू.एच. के द्वारा लिखा हुआ कुछ प्ले है, कुछ ड्रामा है। ठीक है, कुछ प्रोज सेक्शन भी इन्होंने लिखा है, फॉर द सेल्टिक रिवाइवर, सॉरी द सेल्टिक ट्विलाइट, द विजन, द सेल्टिक ट्विलाइट, द विजन का फर्स्ट
फर्स्ट एडिशन भी आया है, रिवाइज एडिशन भी आया है, तो ऐसे उनके कुछ प्रोज वर्क्स भी है। तो उन्होंने इनका जो डब्ल्यू बिट्स का जो योगदान था वो पोएम्स में भी था, प्लेज में भी था, प्रोज में भी था। तो इन्होंने अपना इंग्लिश लिटरेचर में काफी योगदान दिया है डब्ल्यू बिट्स ने, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इन पे बेस्ड, डब्ल्यू बिट्स पे बेस्ड कुछ एमसीक्यूज। ओके, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द कलेक्शन द सेल्टिक ट्विलाइट। अभी मैंने बताया कि द सेल्टिक ट्विलाइट, अभी मैंने डब्ल्यू बिट्स को डिस्कस किया, अभी मैंने ही आंसर दे दिया कि इनके ऑथर कौन थे, तो किसके द्वारा लिखी गई थी, तो डब्ल्यू बिट्स के द्वारा इनका रचना किया गया था। इस जो प्रोज वर्क है द सेल्टिक ट्विलाइट, ये इनका डब्ल्यू बिट्स का क्या है, प्रोज वर्क है, और ये किसके द्वारा लिखा गया, तो डब्ल्यू बिट्स के द्वारा लिखा हुआ। तो आई होप कि आपको इसका आंसर मिल गया होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या है, शी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ओके, नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, which of the following poems by W. Yeats repudiates the sensual world in favor of the artifice of eternity। इनमें से डब्ल्यू बिट्स का कौन सा पोएम है जो ये लाइन, ये जो फ्रेज है द आर्टिफाइस ऑफ इटर्निटी, इस लाइन को फेवर करता है, इस फ्रेज को फेवर करता है, ठीक है। कौन से पोएम से, दैट मीन्स ये कौन से पोएम से ये लाइन, ये फ्रेज लिया गया है, द आर्टिफाइस ऑफ इटर्निटी, डब्ल्यू बिट्स के किस पोएम से इस फ्रेज को उठाया गया है। तो फटाफट आप लोग आंसर कीजिए, देखिए कि आप लोगों का आंसर करेक्ट होता है या रॉन्ग, कितने आप लोगों ने कितना अपनी तैयारी की है, कितने लेवल पे आपकी तैयारी है, फटाफट आंसर कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका अंडर बेंगुल पेन, सेकंड ऑप्शन है एमंग स्कूल चिल्ड्रेन, सी थर्ड ऑप्शन है सेलिंग टू बाइजेंटियम, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज आफ्टर लॉन्ग साइलेंस। तो कौन सा ऑप्शन आपने चूज किया है, यस, अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चूज किया है तो बिल्कुल सही है। Artifice, the artifice of eternity is taken from the famous poem Selling to Byzantium। ये Selling to Byzantium जो है ये one of the famous poems of W. Yeats। ये W. Yeats का एक famous poem है जिसमें W. Yeats ने agony of ओल्ड मैन, मतलब वो ओल्ड एज की एगोनी को दर्शाते हैं। उनका कहना है कि ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में काफी दुख है, काफी तकलीफ है, एक दिन लोगों को मरना है, और जो हमें इसलिए मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का जो मोह है, जो लस्ट है, जो लस्ट फीलिंग है, उसको त्यागना चाहिए और स्पिरिचुअलिज्म की ओर बढ़ना चाहिए। स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वहाँ पे बाइजेंटियम को एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरह दिखाया गया है। जो बाइजेंटियम है, तो यहाँ पे डब्ल्यू बिट्स बोल रहे हैं सेलिंग टू बाइजेंटियम, मतलब वो बाइजेंटियम वो मॉडर्न वर्ल्ड से, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड की ओर जाने को दर्शाते हैं। एक्चुअली में द आर्टिफाइस ऑफ इटर्निटी का मतलब होता है अनडाइंग ब्यूटी ऑफ आर्ट, ठीक है, अनडाइंग ब्यूटी ऑफ आर्ट। यहाँ पे इस पोएम में एक्चुअली डब्ल्यू बिट्स ने आर्ट्स को काफी ग्लोरीफाई किया है। इस पोएम में उन्होंने कहा है कि जो आर्ट्स होता है, स्कल्पचर होता है, ये कभी नहीं मरता है, और ह्यूमन बींग्स जो है, ह्यूमन बींग्स का शरीर एक दिन बूढ़ा हो जाता है और ये एक दिन मतलब मर जाता है, ये खत्म हो जाता है, लेकिन जो ब्यूटी है, आर्ट की जो ब्यूटी है वो अनडाइंग होती है। इसलिए यहाँ पे द आर्टिफाइस ऑफ इटर्निटी का यही डिनोट करता है, द अनडाइंग ब्यूटी ऑफ आर्ट, मतलब ब्यूटी जो है वो इटर्निटी की ओर रहता है। ब्यूटी सॉरी आर्ट जो है वो, आर्ट की जो खूबसूरती है, आर्ट की जो ब्यूटी है वो कभी भी खत्म नहीं होती, उसका जो सीक्वेंस है वो हमेशा थ्रू आउट द सेशन हमेशा मतलब चलते ही रहता है, वो कभी भी खत्म नहीं होता है, वो इन्फिनिटी की ओर बढ़ते ही रहता है, ठीक है। नाउ come to question number 3। Question number 3 है, of whom did W. Yeats say that we were the last romantics? Of whom did W. Yeats say that we were the last romantics? मतलब किससे कहा था, of whom किससे कहा था, किसके लिए कहा था कि we were the last romantics? कौन सा, फटाफट आंसर कीजिए आप लोग, क्या होगा, of whom किसके लिए कहा गया था, of whom did
डब्ल्यू बीट से दैट वी वर द लास्ट रोमांटिक्स। तो आपने आंसर, आई होप कि आपने आंसर कर लिया होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आंसर जरूर कर लिया होगा। तो यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डब्ल्यू बीट्स ने ये जो लाइन कहा है वी वर द लास्ट रोमांटिक्स, ये किसके लिए कहा है? तो हिज फ्रेंड्स इन द आयरिश लिटरेरी रिवाइवल, जो आयरिश लिटरेरी रिवाइवल में जो उनके फ्रेंड्स ने पार्ट लिया था उनके लिए कहा है। ठीक है, वी वर द लास्ट रोमांटिक्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। आई होप कि सभी का ऑप्शन सी ही होगा, सभी ने ऑप्शन सी को ही चूज किया होगा। What does, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What does W beats have in common with the Marquis de Sade, Walt Whitman, Harriet Beecher Stowe and Allen Ginsberg? W beats क्या मतलब, इनमें से जिनका भी नाम दिया हुआ है, मार्किस डी सेड का, वॉल्टर विटमैन, हैरियट बीचर स्टॉ, एलन गिन्सबर्ग, मतलब डब्ल्यू बीट्स का इन सबसे क्या कॉमन है? मतलब डब्ल्यू बीट्स और इनमें क्या कॉमन चीज़ है, क्या कॉमन है? ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट बुक बिफोर द ही टर्न 20, मतलब ये लोग, ये भी डब्ल्यू बीट्स भी अपना जो फर्स्ट बुक है मतलब वो 20 के होने से पहले पब्लिश किए थे। बी ऑप्शन, हिज सेक्स लाइफ वाज रिवॉल्यूशनाइज्ड मिस्ड लाइफ बाय अ मेडिकल ब्रेक थ्रू। ओ सी ऑप्शन है ही वाज अ जर्मनी, क्या वो जर्मनी थे? ही वाज फोर्थ ऑप्शन है ही वाज अक्यूज्ड ऑफ बीइंग रिस्पांसिबल फॉर अ वॉर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो फटाफट आंसर कीजिए, क्या होगा, क्या कॉमन था, क्या कॉमन है डब्ल्यू बीट्स का? यस, ये भी ऑप्शन है हमारा सी। क्या बात है, सारे क्वेश्चन का आंसर सी ही आ रहा है। यस, इसका भी सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ही वाज अ जेमिनी। जेमिनी क्या होता है? जेमिनी मींस प्लेफुल एंड इंटेलेक्चुअल माइंड। ओके, प्लेफुल एंड इंटेलेक्चुअल माइंड, तो ये सारे भी जो थे ना, ये भी एक तरह से प्लेफुल और इंटेलेक्चुअल माइंड्स के थे, लोग काफी इंटेलेक्चुअल माइंड्स थे। जो मार्किस डी सेड जो थे, एक्चुअली में ये फ्रेंच फिलोसोफर थे। कौन थे? फ्रेंच फिलोसोफर थे। एलन गिन्सबर्ग जो थे ये अमेरिकन पोएट थे। वॉल्ट विटमैन भी अमेरिकन ही पोएट थे। तो ये लोग जो थे ये काफी बड़े स्कॉलर थे, ग्रेट लिटरेरी फिगर थे, इंटेलेक्चुअल माइंड थी इनकी, यही कॉमन थी। और डब्ल्यू बीट्स भी सेम थे, वो भी इंटेलेक्चुअल माइंड के थे। ठीक है, तो इनमें क्या कॉमन है? ही वाज अ जेमिनी। ठीक है, सही समझ आया? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, how many women did Yeats propose to in 1916? 1916 में, in 1916, noted, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है, क्या कहा जा रहा है? ऐसे देखा जाए तो उन्होंने बहुत बार बहुत लोगों को प्रपोज किया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? इन 1916, इस पे ध्यान देना है। How many women did Yeats propose to in 1916? मतलब डब्ल्यू बीट्स ने 1916 में कितने विमेन को प्रपोज किया था? कितने विमेन को प्रपोज किया था डब्ल्यू बीट्स ने इन 1916 में? ओके, तो 1916 में डब्ल्यू बीट्स ने कितने विमेन को प्रपोज किया था? फटाफट आंसर कीजिए। ए ऑप्शन है आपका 0, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है 3। तो कितने विमेन को प्रपोज किया था? फटाफट बताइए। यस, आई होप कि आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। यस, इसका ऑप्शन है डी, यानी कि 3। मतलब अब यहाँ पे मैंने बताया कि डब्ल्यू बीट्स जो थे वो मॉडगन को बहुत पसंद करते थे। किसे पसंद करते थे? तो मॉडगन को काफी पसंद करते थे। वो मॉडगन के प्यार में जो थे ना पागल थे। ठीक है, ऐसा कहा जा सकता है कि वो जो मॉडगन के प्यार में ना पागल थे, मतलब ये कहना गलत नहीं होगा। तो वो मॉडगन के प्यार के चक्कर में उन्होंने शादी ही नहीं की, बहुत टाइम तक वो कुंवारे ही रह गए। तो मैंने कहा कि एट द एज ऑफ 52, उन्होंने शादी कब की थी? तो एट द एज ऑफ 52 के एज में उन्होंने शादी की। तो इस एज में आते आते तो उन्हें शादी की ज़रूरत महसूस होने लगी। तो उन्होंने कब शादी की थी ये भी मैंने बताया, उन्होंने शादी की थी 1917 में। ठीक है, तो प्रपोज टू इन 1917, तो
तो उन्होंने अपनी वाइफ जो थी, उनकी कौन वाइफ थी, जॉर्जी हाइडलिस उनकी वाइफ का नाम था। तो जॉर्जी हाइडलिस को तो उन्होंने प्रपोज किया ही, वो भी एक हो गई, और उनके पहले उन्होंने 2 और लेडीज को प्रपोज किया था 1960 में, अपनी शादी से पहले 1960 में। तो इसलिए टोटल कितनी हो गई, तो 1960 में वो टोटल 3 वुमेन को प्रपोज करते हैं, 3 औरतों को प्रपोज करते हैं शादी के लिए, ठीक है, जिसमें कि एक इस जो थी जॉर्जी हाइडलिस, जो उनकी वाइफ ही बन जाती है, वाइफ बन जाती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, AIDS is often hailed as being one of the driving forces behind the Irish literary revival. But how many times did he try and fail to learn Irish? ठीक है, हमने जैसा कि कहा कि W. Yeats was a great Irish poet, ठीक है, वो ग्रेस Irish poet, playwright and prose writer, वो ग्रेट आयरिश पोएट भी थे, प्लेराइट भी थे एंड प्रोज राइटर भी थे, लेकिन वो आयरलैंड से बिलोंग करते थे और उनका बहुत बड़ा योगदान था आयरिश लिटरेरी रिवाइवल में। आयरिश लिटरेरी रिवाइवल में W. Yeats का बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन उन्होंने आयरिश सीखने के लिए आयरलैंड से जरूर वो बिलोंग करते थे, लेकिन उनकी जो फैमिली थी ना वो इंग्लैंड मूव कर चुकी थी इन 19 समटाइम, मुझे डेट एक्चुअली याद नहीं आ रहा, तो उनकी फैमिली जो थी वो इंग्लैंड मूव कर चुकी थी, तो वो आयरिश नहीं जानते थे, तो उन्होंने ट्राई किया और सीखा। तो उन्होंने वही क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स ही ट्राई एंड फेल टू लर्न आयरिश, और उन्होंने कितनी बार ट्राई किया और फेल हो गए आयरिश सीखने में। तो कितने टाइम ट्राई किया, फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, फटाफट कीजिए। यस, आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 30 टाइम्स उन्होंने ट्राई किया और वो फेल हो गए आयरिश सीखने में, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि हमें बार बार कोशिश करनी चाहिए, फाइनली वो लोग सीख गए। तो उन्होंने कितने बार ट्राई किया और फेल हुए, तो 30 टाइम्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप सब लोगों को आंसर मिल गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, Yeats' body was moved 9 years after his death. Where was he originally buried? जो Yeats जो थे, W. Yeats जो थे, वो उनका जो बॉडी था वो 9 साल बाद जो है उनका बॉडी को ओरिजिनल मतलब लाया गया, मूव किया गया, उनके बॉडी को 9 साल बाद मूव किया गया, लेकिन वो ओरिजिनली मतलब मूव किया गया मतलब उनको मूव करके दूसरी जगह दफनाया गया, दूसरी जगह बरी किया गया, यानी उनके ओरिजिनल प्लेस में बरी किया गया था। तो पहले जो थे, सबसे पहले जब उनकी डेथ हुई थी तो उन्हें कहाँ बरी किया गया था, ओरिजिनली शुरुआत में उन्हें कहाँ बरी किया गया था, डब्लिन आयरलैंड में, बी ऑप्शन है रॉकब्रून फ्रांस, सी ऑप्शन है लंदन इंग्लैंड, डी ऑप्शन इज न्यूयॉर्क USA। तो उनको सबसे पहले कहाँ बरी किया गया था, मतलब उनकी बॉडी को मूव करने से पहले उन्हें कहाँ बरी किया गया था, तो फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। आई होप कि आंसर्स हो गए होंगे आप लोगों के, क्योंकि इसमें तो मैथ्स नहीं है कि सॉल्व करना, हम लोग को आता है, तो फटाफट आंसर याद आ गया होगा आप लोगों को। तो ओरिजिनली उनको कहाँ बरी किया गया था, तो रॉकब्रून फ्रांस में बरी किया गया था, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक्चुअली जो W. Yeats थे उनका जो डेथ हुआ था, कब हुआ था, मैंने बताया था, उनका जो डेथ था वो कब हुआ था, डेथ जो था वो कब हुआ था, 1939 में, ठीक है। तो उस समय क्या था, वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, जिसके कारण जो था ना, जिसके कारण वहाँ पे उनकी बॉडी को जहाँ वो मरे वहीं पे दफना दिया गया, यानी रॉकब्रून फ्रांस में वो मरे थे, तो यहीं पे उनको बरी कर दिया गया उनकी बॉडी को। लेकिन वो एक्चुअली कहाँ के रहने वाले थे, तो आयरलैंड के थे, तो उनकी बॉडी को मूव किया गया आयरलैंड, ठीक है, यानी डब्लिन और आयरलैंड जो था उनको बाद में मूव किया गया उनकी बॉडी को। कब मूव किया गया, तो 1948 में उनकी बॉडी को मूव किया गया, ठीक है, ये भी याद रखना डेट, 1948 में उनकी बॉडी को मूव किया गया और कहाँ दफनाया गया, तो संत कोलंबा चर्च में, ठीक है, कहाँ दफनाया गया, फिर संत कोलंबा चर्च में दफनाया गया इन आयरलैंड, ठीक है, इन डब्लिन इन आयरलैंड, क्योंकि वो डब्लिन के थे तो उन्हें फिर वहीं पे दफना दिया गया। डेथ तो हुआ था 39 में, तो उनकी बॉडी को टेम्पररी
कब्र में दफना दिया गया था, लेकिन एक्चुअली में वो कहाँ के रहने वाले थे, तो आयरलैंड के। तो फाइनली जब वर्ल्ड वार का जो माहौल था थोड़ा शांत हुआ, तब उनकी बॉडी को लाया गया ओरिजिनली उनके अपने पैटर्नल जो प्लेस था, उनका जो बर्थ प्लेस था, डब्लिन आयरलैंड में। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये आंसर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, of whom did the Yeats dedicate his birthplace the Countess Kathleen। उनका ये जो काउंटेस कैथलीन जो था, अभी मैंने बताया, उनका एक ड्रामा था, एक प्ले था, और ये क्या था, वर्स प्ले था। वर्स प्ले आप लोगों को समझ में आता होगा, जो पोएट्री के फॉर्म में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये इनका क्या था, वर्स प्ले था, द काउंटेस कैथलीन। ठीक है, तो काउंटेस कैथलीन जो प्ले था, ये इन्होंने किसे डेडिकेट किया था? जल्दी जल्दी फटाफट आंसर कीजिए आप लोग, फटाफट जल्दी। हिज फ्रेंड्स एवा गोरबूथ एंड कॉन्स्टेंस मार्केविस को उन्होंने डेडिकेट किया था। सेकेंड ऑप्शन है हिज वाइफ जॉर्जी हार्डनेस को उन्होंने डेडिकेट किया था। सी ऑप्शन है अपनी माँ को डेडिकेट किया था, हिज मदर। एंड ऑप्शन नंबर डी इज मॉडगन, क्या वो मॉडगन को डेडिकेट किए थे? किसे डेडिकेट किए थे? तो आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ये जो प्ले है द काउंटेस कैथलीन, ये जो प्ले है, ये जो है ना, ये इन्होंने मॉडगन को डेडिकेट किया था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, which poem and collection took its name from the ancestral home of his friend Lady Gregory। मतलब which poem and collection took its name from the ancestral name of his friend Lady Gregory। यहाँ पे क्वेश्चन आपका है कि डब्ल्यूबिट्स का कौन सा पोएम है जो लेडी ग्रेगरी, जो उनकी फ्रेंड थी, मैंने बताया है कि लेडी ग्रेगरी जो थी वन ऑफ हिज फ्रेंड। ठीक है, तो लेडी ग्रेगरी की होम टाउन का नाम उसमें मेंशन किया गया है, किस पोएम में, डब्ल्यूबिट्स की किस पोएम में लेडी ग्रेगरी के होम टाउन यानी एंसेस्ट्रल होम का जिक्र है, एंसेस्ट्रल होम का नाम मेंशन किया गया है। तो किस पोएम में किया गया? टू अ स्क्वायरल एट काइना जियनो, बी है द फिडलर ऑफ डूने, सी ऑप्शन है वाइल्ड स्वान्स एट कूले, डी ऑप्शन है गैंडर्स ऑन द लाइफे। कौन से पोएम में, फटाफट आंसर कीजिए, कौन से पोएम में लेडी ग्रेगरी के होम टाउन का नाम मेंशन है? सब में देखिए प्लेस का नाम मेंशन है, काइलिन है, जियनो वो भी एक टाउन का नाम है, डूने भी एक टाउन का नाम है, प्लेस का नाम है, जो कूल भी है एक प्लेस का नाम, लाइफे भी एक प्लेस का नाम है। तो कौन सा प्ले है, सॉरी कौन सा पोएम है जो कि लेडी ग्रेगरी के एंसेस्ट्रल होम का जिसमें जिक्र किया जाता है? तो आपका आंसर आपने दे ही लिया कर लिया होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? वाइल्ड स्वान्स एट कूल। ठीक है, तो ये कूल जो है ना, ये एक्चुअली में लेडी ग्रेगरी के होम टाउन का नाम है। ठीक है, कूल पार्क, इसका पूरा नाम क्या है? कूल पार्क। कूल पार्क जो है ये लेडी ग्रेगरी के एंसेस्ट्रल होम का नाम है, और ये वही है पोएम वहीं पे, वाइल्ड स्वान्स एट कूल, यहाँ पे लेडी ग्रेगरी की होम टाउन का एंसेस्ट्रल होम का जिक्र है। ठीक है, आई होप कि आपने कर लिया होगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आज के सेशन का। Who succumbed to a lonely impulse of delight in a 1918 poem? Who succumbed? यहाँ पे बोला जा रहा है who succumbed a 1918 poet, मतलब यहाँ पे स्पीकर जो है मतलब किसको डर, मतलब किसे, कौन? A lonely impulse of delight in 1918 poem, किसके बारे में बोला जा रहा है? who, कौन है यहाँ पे, मतलब कौन डर जाता है? सकम्ड मीन्स होता है हार मानना, डर जाना, मतलब किसी चीज पे गिव अप कर देना। तो किसने गिव अप कर दिया और कौन? ये बोल रहा है टू अ लोनली इम्पल्स ऑफ डिलाइट। दैट मींस यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक 1918 में पोएम आया था और जिसमें ये लाइन मेंशन किया हुआ है। तो ये पोएम किस पे बेस्ड है, किसके बारे में, कौन यहाँ पे किसके बारे में बताया जा रहा है? जिसके बारे में बताया जा रहा है बताइए। ऑप्शन ए इज एन आइरिश एयरमैन, बी इज पोइनमेव, सी ओएसिन, डी एमोन डी वलेरा। फटाफट आप लोग आंसर कीजिए।
इसका आंसर होगा, आप लोगों ने आंसर कर लिया? यस, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एन आयरिश एयरमैन। ठीक है, यहाँ पे जो आयरिश एयरमैन है, ये जो पोएम है, ये पोएम का नाम है एन आयरिश एयरमैन foresees his death। ठीक है, एन आयरिश एयरमैन foresees his death, ये एक पोएम का नाम है, जिसमें यही वो लाइन बोला गया, a lonely impulse of delight। एक्चुअली ये जो पोएम है ना, ये एक आयरिश एयरमैन का मतलब फाइट दिखाया गया है वर्ल्ड वॉर के दौरान। ठीक है, एक वर्ल्ड वॉर के दौरान मतलब वो एयरमैन है, वो अपना फ्लाइट प्ले कर रहा है और वो मतलब पूरे बादलों से घिरा हुआ है और उसे अपनी मौत सामने से नजर आ रही है। तो वो यहाँ पे आयरिश, उसका एक जंग दिखाया गया, एक फाइट दिखाया गया है मौत से। ठीक है, कि उसे पता है कि अब मैं मरने वाला हूँ, मतलब क्लाइमेट बहुत खराब है, मतलब बादल से पूरा कुछ उसे नजर नहीं आ रहा है और वो मतलब ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1 वो अपनी फ्लाइट कर रहा है। तो उस दौरान ये लाइन है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा एन आयरिश एयरमैन। ठीक है, तो इसलिए इस पोएम का भी नाम है एन आयरिश एयरमैन फोरसीज द डेथ। ठीक है, इसी पोएम से लिया गया ये लाइन है और यहाँ पे कौन बोलता है ये लाइन को? एन आयरिश एयरमैन, यही हार मान रहा है एक्चुअली, ये अपने सामने से अपने डेथ को देख रहा है और ये इसे लग रहा है कि अब मैं मर जाऊंगा, तो ये वहाँ पे गिव अप कर रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपको ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप पे पसंद आया होगा आपको ये सेशन, तो डू लाइक एंड शेयर। फिर एक बार मैं बोल दूँ कि अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट्स है, तो आप लोग लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं एट 11 AM मंडे टू फ्राइडे। और कुछ भी क्वेरी के लिए आप यहाँ पे कॉल करके एक बार क्वेरी कर सकते हैं और आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड है, तो आप इस पे भी जा कर के लिंक पे ऐड कर डाउनलोड कर सकते हैं। तो टिल देन गुड बाय, आई होप कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही हो एंड टिल देन। और एक बात, अगर आप लोग एक देख लीजिएगा कि कितने मार्क्स आप लोगों ने स्कोर किया, क्योंकि अगर आप लोग आउट ऑफ 10 8 स्कोर नहीं कर पा रहे, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी ज्वाइन आवर लाइव क्लासेस एट 11 AM, क्योंकि यहाँ पे हमारी क्लासेस बहुत कंटिन्यूटी में अच्छी से चल रही है, आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कराई जा रही है। तो प्लीज़, ओके, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।